आदरणीय मंच, समादरणीय सदन, आप सबको प्रणाम करता हूं। अलग अलग संबोधन की धृष्टता भी इस समय नहीं कर रहा, समय की सीमा है। हम सब लोग आदरणीय राकेश शर्मा जी के अभिनंदन ग्रंथ आखर आखर राकेश के विमोचन के लिए उपस्थित हैं। सामान्यतया साहित्यकार वैचारिक रूप से अपने पाठकों के समक्ष हमेशा प्रकट होता रहता है। यही कारण है कि साहित्यकार जो कुछ भी लिखता है, हम लघु कथा को पढ़ करके अंदाजा कर लेते हैं कि ये राठी जी की होगी, ये नागर जी की होगी। कविता को पढ़ करके अंदाज लगा लेते हैं कि ये किस रचनाकार की होगी, इसलिए क्योंकि रचना में अपने आप को साहित्यकार अभिव्यक्त करता है, उसका पूरा व्यक्तित्व उसकी रचना में प्रकट होता है। श्रद्धेय गुरुवर सत्तन जी की कोई भी रचना आप उनका नाम लिए बगैर उद्धृत करेंगे तो लोगों को अनायास ध्यान में आता है कि यह जो शब्द सौष्ठव है यह निश्चित रूप से गुरुदेव का होगा, भले ही उसमें नाम न हो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये सब हम सब लोग साहित्य के विद्यार्थी इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन साहित्यकार का जीवन भी अंततः हम सब मानते हैं कि वह समाज के लिए जीता है, साहित्य के लिए जीता है और स्वांतः सुखाय सारे काम करता है। लेकिन जीवन के ऐसे अवसर कभी कभी ऐसे भी आते हैं जब स्वांतः सुखाय से परे हट करके दूसरों के सुख के लिए भी साहित्यकार को कुछ करना पड़ता है। और वह सुख ये होता है कि सारा साहित्य समाज, सामान्य समाज, परिवार, परिजन सब चाहते हैं कि इस रचनाकार ने अब तक सब कुछ लिखा, देश, समाज, परिस्थितियाँ, परंपराएं, सब कुछ लिखा, लेकिन स्वयं के बारे में भी साहित्यकार कुछ लिखे। और इसके लिए साहित्यकार को अपने स्वयं के प्रकटीकरण के दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता साहित्यकार में से होकर गुजरता है और वह होता है आत्मकथा का। लेकिन दूसरा रास्ता उसके इष्ट मित्रों से होकर के गुजरता है और उस रास्ते को अपनाया हमारी दोनों संपादिकाओं ने और उसके माध्यम से जो ग्रंथ प्रकट हुआ वह आज यहाँ लोकार्पित हुआ है। यह दूसरा रास्ता इसलिए भी श्रेष्ठ होता है क्योंकि रचनाकार के संपूर्ण व्यक्तित्व, कृतित्व को वे सारे लोग उकेरने का प्रयास करते हैं जो उसके आसपास जीवन भर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अपना यह जो ग्रंथ है ये इसलिए भी बहुत अच्छा बन गया क्योंकि दोनों संपादिकाओं में से एक राकेश जी की अर्धांगिनी है और स्वाभाविक रूप से आदरणीय भाभी जी ने जितना निकट से राकेश जी को देखा समझा है, वे स्वयं साहित्य की अभिरुचि वाली हैं और इसलिए उन्होंने जितना अधिक साहित्य के माध्यम से राकेश जी को समझा उतना ही व्यक्ति के रूप में भी समझने का प्रयास किया। सामान्यतः इस तरह के अभिनंदन ग्रंथ में ये दो ही प्रकार होते हैं जिसको हम व्यक्तित्व और कृतित्व जैसे शब्दों में समाहित करते हैं। तो राकेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पक्षों के साथ न्याय इसलिए हो पाया क्योंकि शोभा जी जैसी एक अच्छी संपादिका इस ग्रंथ को प्राप्त हुई। वे साहित्य की समझ रखती हैं, संपादन का दीर्घ अनुभव उनके पास है और इसलिए कृतित्व को लेकर रत्ती भर अन्याय नहीं हो पाया, इसका श्रेय शोभा जी को देना चाहिए और व्यक्तित्व को लेकर रत्ती भर अन्याय नहीं हो पाया उसका पूरा श्रेय अर्चना जी को जाता है। अभी शोभा जी विनम्रता से कह रही थी कि यहाँ तो इतने बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों के वक्तव्य, लेख और कविताओं के रूप में प्राप्त होने वाले थे, तो ऊर्जा चारों ओर से आ रही थी। ये तो लग रहा था तो ग्रंथ तो संपादक विहीन होता तो भी चल जाता। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पर शिवलिंग को लेकर के जो कल्पना है, आधुनिक विज्ञान के लोगों ने बताया कि यह जो शिवलिंग का जो आकार है यह आकार ठीक परमाणु भट्टियों की तरह काम करता है जहां पर ऊर्जा का एकत्रीकरण होता है। मुझे लगता है कि ये जो दोनों संपादिकाएं हैं इनका काम इस सारी ऊर्जा को एक स्थान पर एकत्र करने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार का काम है जैसे ऊर्जा भट्टियों का होता है। तो इसलिए दोनों संपादिकाओं का भी मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। और राकेश जी के व्यक्तित्व को लेकर के यूँ हमारी मित्रवत चर्चाएं होती रहती है सामान्यतया, लेकिन मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व का आकलन करना है तो श्रद्धेय देवेंद्र दीपक जी ने उन्हीं के कथन को उद्धृत किया था जिसमें राकेश जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं एक परंपरागत परिवार में जन्मा और मैंने जिस प्रकार से धूप बत्ती के धूम्र को लहराते हुए ऊपर उठते देखा आनंद के साथ, मैंने जिस प्रकार से दीपक की लौ को लगातार ऊर्ध्वगामी देखा
और इसलिए एक परंपरागत परिवार के इस बालक को सदैव ऊपर की ओर उठते रहने का एक संस्कार अपने पूजा घर में से प्राप्त हुआ था, और इसलिए उस संस्कार का पूरी तरीके से परिपालन करते हुए राकेश जी सदैव ऊर्ध्वगामी रहे। और गांव की पगडंडी से आया हुआ यह रचनाकार, मैं समझ सकता हूं कि साहित्य जगत में हम सब लोग जानते हैं कि वीणा जैसी पत्रिका का संपादक होना, मैं स्वयं भी इस प्रकार की भूमिका में रहा। परम श्रद्धेय अष्ठाना जी, जिन्होंने उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके पत्रकारिता का अनाराम हमको सिखाया, देवपुत्र पत्रिका के संपादक के रूप में जो दायित्व बोध लगातार हम लोग अनुभव करते थे, मैं गोपाल जी, हम समझ सकते हैं कि राकेश जी के ऊपर भी कितना दायित्व बोध रहता होगा वीणा के संपादक के रूप में। लेकिन ये जो धीमे स्वर में बोलने वाला रचनाकार है ना, ये जब सिद्धांतों के परिपालन पर आता है तो ये लोहे की दीवारों से टकराने में भी संकोच नहीं करता। इनके व्यक्तित्व को अगर आप इनकी वाणी से, इनके बोलने की शैली से आकलित करेंगे तो संभवतः हम थोड़ी गलती कर जाएंगे। और यही कारण है कि चाहे वे रामविलास शर्मा हो, चाहे नरेश मेहता हो, ऐसे वरेण्य रचनाकारों को परंपरा के पाले में लाने का काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम राकेश शर्मा जी ने लगातार जीवन भर किया। ये दो तो केवल प्रतीक हैं, लेकिन परंपराओं की ओर साहित्य को लौटाने के एक बड़े उद्देश्य के साथ वे लगातार साहित्य सृजन भी करते रहे, साहित्य की सेवा भी करते रहे। और इसलिए मानस निलयम में रहने वाले हमारे इस मानस मर्मज्ञ के अभिनंदन ग्रंथ के अवसर पर मैं उन्हें बहुत सारी बधाई देता हूँ। कृति तो वैसे भी अपने आप में समग्र इसलिए हो गई कि उसमें बिटिया प्राची ने लिखा, बेटे शशांक ने लिखा, भाभी जी ने उसका संपादन किया और पुत्रवधू भी उसमें लेखन कर रही हैं। ये सारी युति जहाँ पर मिल जाती है तो स्वाभाविक रूप से आखिर राकेश को यशस्वी तो होना ही है। मैं उनको एक अच्छे लेखक, अच्छे समीक्षक, अच्छे राजभाषा अधिकारी, अच्छे संपादक, यह सब होने से ज़्यादा बधाई इस बात की देना चाहता हूँ कि वे एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं और आदर्श पिता हैं। और इसलिए जिन प्रभु राम को वे अपना आदर्श मानते हैं, मानस के वे प्रकांड विद्वान हैं, अध्येता हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में जो कुछ भी आया है, मैं केवल एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि राकेश जी का भी, शोभा जी ने बताया कि अभी 2 वर्ष शेष हैं षष्ठी पूर्ति में, लेकिन इतनी जल्दी अभिनंदन ग्रंथ का आना तभी संभव होता है जब पूरी ईमानदारी से कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार अन्य समकालीन रचनाकार साहित्यकारों की लेखनी को अमर बनाने का प्रयास करता है ईमानदारी से। हम जानते हैं कि वे केवल वीणा के संपादक के रूप में रचनाओं को छापते इतना भर नहीं है। एक नवाचार उन्होंने समिति में किया था कि वरेण्य रचनाकारों के दृश्य माध्यम में साक्षात्कार एकत्र उन्होंने किए हैं। ये सब करने का क्या कारण था? ये सब उन्होंने बड़े निर्लिप्त भाव से किया था ताकि वे सारे रचनाकार न केवल दृश्य माध्यम में भौतिक रूप से आने वाली पीढ़ी के समक्ष उपस्थित हों, बल्कि उनके व्यक्तित्व कृतित्व भी लोगों के सामने आए। उस ईमानदार प्रयास का प्रतिफल मुझे लगता है कि आज यह आखिर राकेश जी के हाथों में पहुंचा है। और भाभी जी भले ही उनको सरप्राइज देना चाह रही थी, 11 माह विलंब भी हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ समय पर हुआ और समय पर संपन्न इस पूरी प्रक्रिया के लिए मैं ढेर सारी बधाइयाँ इस पूरी टोली को भी देता हूँ और राकेश जी को भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विकास जी। आपने राकेश जी के व्यक्तित्व पर विचार व्यक्त करने के साथ ही संपादक द्वय को भी मुख्य रूप से रेखांकित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपने विविध प्रकार के माध्यम से, जैसे राकेश जी ने परंपराओं की ओर ले जाने वाला लेखन किया है, उसे भी मुख्य रूप से आपने रेखांकित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और श्रोताओं, अब समय है कि हम उस व्यक्तित्व को सुने जिसने इस पुस्तक को साकार करने की जो एक संघर्ष यात्रा थी, उस संघर्ष यात्रा की रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाने वाला जो एक गार्ड होता है, या फिर अपने स्नेह से मार्गदर्शन और आशीष से इस पुस्तक को निस्वार्थ प्रेम दिया है, ऐसे बहुत आदरणीय BL आच्छा जी, मैं स्नेह के साथ आपको आमंत्रित करूंगी। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे पास इन सभी मूर्धन्यों के बहुत बड़े बड़े उपलब्धियों से भरे हुए परिचय हैं, परंतु चूंकि पारिवारिक कार्यक्रम है, मैं आप सभी से और आप सभी से भी क्षमा चाहूँगी। आप सभी का यहाँ पर हमारे बीच आकर इन शब्दों को व्यक्त करना ही आपका परिचय है। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय BL आच्छा जी।